नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और टारगेट वीडियो प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आपने अपना ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस सेशन में हम 2 से 3 टॉपिक की बात करने वाले हैं, 2 से 3 टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और इन 2 से 3 टॉपिक की चर्चा के साथ हम उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उनकी बात करेंगे। तो दोनों चर्चा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पहले टॉपिक देखने को मिलेंगे, फिर उनसे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं ये मेजर टॉपिक हैं आपकी परीक्षा के, जहाँ से लगातार प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। विशेष रूप से हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि समय कम है तो इसलिए समय कम होने के साथ ज़्यादा टॉपिक कवर करना है, इसलिए कई जगहों पर आपको पुस्तकों का सहारा देखने को मिलेगा। पुस्तकों के स्क्रीनशॉट और ये सभी जो फैक्ट हैं वो आपको कई जगहों पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज की चर्चा हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम करेंगे कांग्रेस की स्थापना से लेकर। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि यहीं से प्रमुख रूप से जो प्रश्न बनने शुरू होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जब हम कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो आपको पता होगा कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका, आपका कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों का समूह, और ये शब्द उत्तरी अमेरिका से आप कह सकते हैं लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो एवो ह्यूम को जाता है। ठीक है, स्थापना का श्रेय एवो ह्यूम को जाता है, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का दौरा करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी इन्होंने स्थापना की और इसका एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया। ठीक है, किंतु पुणे में क्या हुआ कि उस समय हैजा फैल गया और उसी के चलते इसका जो आयोजन था वो 28 दिसंबर वर्ष 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। बाद में एक सुझाव यहाँ पे प्रस्तुत किया दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर काम करते हुए इसका नाम बदलकर, इस संघ का नाम बदलकर रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया गया। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? पहला अधिवेशन इसका बम्बई में आयोजित किया गया। और बम्बई में आयोजित इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इतना बेसिक आपने देख लिया कि 1885 में किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी कई सारी राजनीतिक संस्थाएं थी, आइए पहले उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यदि आप देखें तो बंग भाषा प्रकाशक सभा थी, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी। 1836 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। दूसरी संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, या इसी को बोलते थे जमींदारी एसोसिएशन, और इसके संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला नाम आता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना किया था जॉर्ज थॉमसन ने। 1843 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। अगला नाम आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। कलकत्ता में भी ये स्थापित था। अगला आता है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। कब? 1852 ईस्वी में। अगला आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन लंदन इंडिया सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण है, और ईस्ट इंडिया सोसाइटी। तो 3 संस्थाएं प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया। लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
और बॉम्बे एसोसिएशन, ये तीनों संस्थाएं दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी। फिर बात आती है पूना सार्वजनिक सभा, अक्सर पूछा जाता है। एम.जी. रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी द्वारा 1870 ईस्वी में बम्बई में ये संस्था स्थापित की गई थी। इसके बाद अगला आता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। अगला नाम आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। अगला आता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है वो है इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला नाम आता है मद्रास महाजन सभा, जिसको एम.भी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लास्ट में आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक द्वारा 1885 में की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं कांग्रेस के स्थापना से पूर्व, जिनका क्रम बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है कि सबसे पहले कौन स्थापित हुआ 1836 में, और 1885 तक इनके स्थापना की बातें यहाँ पे की गई। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें और देखने को मिलते हैं, कुछ सिद्धांत। एक है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत और एक है तड़ित चालक सिद्धांत। यदि आपसे पूछ लिया जाए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है लाला लाजपत राय। यदि आपसे पूछ लिया गया तड़ित चालक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो तड़ित चालक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणियों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान देना। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या टिप्पणी किया था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। इन्होंने भी कांग्रेस के संदर्भ में टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो आंदोलन था ये ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला नाम आता है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त। फिर बात आती है डफरिन की। डफरिन ने कांग्रेस के संदर्भ में बताया कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। किसने कहा? डफरिन ने कहा। लॉर्ड कर्जन ने भी इसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। फिर बात आती है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात किसने की? ये बात की बाल गंगाधर तिलक ने। तो कांग्रेस के संदर्भ में किसने क्या टिप्पणी की है? कुछ प्रमुख नाम हैं जो आपको याद आने चाहिए, और इन दोनों सिद्धांतों के बारे में तड़ित चालक सिद्धांत और सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की करेंगे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की चर्चा हमने कर लिया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है वो है 1896 का अधिवेशन। वर्ष 1896 का अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रांतों को अधिक स्वतंत्रता देने, शिक्षा विभाग में भारतीयों को अधिक स्थान देने की मांग की गई थी। साथ ही साथ वंदे मातरम का जो पहली बार गायन किया गया था, वंदे मातरम का जो प्रथम गायन किया गया था वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ठीक, इसके बाद अगला फिर से आता है 1909 का अधिवेशन। 1909 के अधिवेशन की बात करें तो ये भी कलकत्ता में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये महत्वपूर्ण क्यों है इसकी यदि हम बात करें
तो याद रखना है कि स्वराज की अस्पष्ट शब्दों में मांग, स्वराज की अस्पष्ट शब्दों में मांग, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा, राष्ट्रीय शिक्षा पर विकास, पुलिस ने इस अधिवेशन के दौरान सदस्यों पर लाठीचार्ज किया, नरमपंथी व गरमपंथी दलों में गहरा मतभेद यहाँ देखने को मिलता है। फिर बात आती है वर्ष 1907 की। वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन आपको देखने को मिलता है। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन की बात करें, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था और यहीं पे कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन जो है इसी अधिवेशन से हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है वर्ष 1911 के अधिवेशन की। वर्ष 1911 का जो अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था और याद रखना है कलकत्ता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था इस अधिवेशन में और जन गण मन पहली बार गाया गया था। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया, तो वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम का गायन कब किया गया, वर्ष 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो चाहे वंदे मातरम की बात हो चाहे जनगण मन की बात हो, दोनों कलकत्ता में ही आयोजित अधिवेशन में पहली बार गाए गए थे। दोनों का वर्ष आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस के अधिवेशनों में अगला जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है 1912। 1912 का जो अधिवेशन था ये बांकीपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, बांकीपुर पटना में ये आयोजित किया गया था और R.N. मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपको बता दें कि बिहार में पहला अधिवेशन जो था ये संपन्न हुआ था। इसी सभा में कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करते हुए जो डेलीगेशन शुल्क था वो 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। तो बिहार का क्योंकि ये पहला अधिवेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आयोजित हुआ और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। इसके बाद बात आती है वर्ष 1914 के अधिवेशन की। वर्ष 1914 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में गवर्नर उपस्थित हुए थे। तो कांग्रेस के पहले किसी अधिवेशन में जब गवर्नर उपस्थित हुए वो था 1914 का मद्रास अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है वर्ष 1916 की। वर्ष 1916 का जो अधिवेशन था लखनऊ में आयोजित हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार, ये नाम याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पे कांग्रेस का एकीकरण, लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो 1916 का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का एकीकरण यहाँ पे हुआ था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। ठीक है, कांग्रेस के एकीकरण के संदर्भ में ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहीं पे यदि हम यहीं पे पूछ लें कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। एकीकरण तो मान लो यहाँ पे हो गया लखनऊ में, विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा विभाजन की जब हम बात करते हैं तो इसकी आधारशिला वर्ष 1906 के कलकत्ता बारीसाल में आयोजित अधिवेशन में रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, जहां पर नरमपंथी और गरमपंथी जो दल थे उनमें मतभेद बहुत ही गहरा गया था। और वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था, वहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो विभाजन कब हुआ, विभाजन 1907 में हुआ और फिर एकीकरण कब हुआ, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक, चलिए 16 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है वर्ष 1917 की। वर्ष 1917 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और पहली बार कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई और ये जो महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। तो याद रखिएगा 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कोई महिला बनी थी और ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है 1923 की।
1923 का अधिवेशन काकीनाडा में आयोजित किया गया, ठीक है, काकीनाडा में आयोजित किया गया और मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की। विशेष रूप से यहाँ पे अखिल खादी बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा एक अधिवेशन आता है 1924, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक। फिर बात आती है 1925 की। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस अधिवेशन में पहली बार सरोजनी नायडू जो है अध्यक्ष बनी थी और सरोजनी नायडू के अध्यक्ष बनने के साथ ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि पहली बार किसी भारतीय महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1925 में बनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद बात आती है 1929। 1929 का जो अधिवेशन है ये लाहौर में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग का अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है। इसके बाद बात आती है 1937 के अधिवेशन की। 1937 का जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? फैजपुर में हुआ। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी अध्यक्षता की थी और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था। तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कब आयोजित किया गया? वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद बात आता है 1942 का अधिवेशन। 1942 का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में और यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो अनुमोदित किया गया था, ठीक। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और विशेष रूप से यदि हम बात करें तो कांग्रेस के अधिवेशनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इनको याद करें, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं, कुछ फैक्ट और यहाँ से बता देते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। अब जानते हैं वर्ष 1884 ईस्वी में एक संगठन था जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन नामक संगठन की स्थापना 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। 1838 ईस्वी में इसकी पहली सभा आयोजित की गई थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही सेफ्टी वाल्व सिद्धांत आपको पता होगा, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत अभी आपने देखा भी था, ठीक है। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसका जिक्र किया था, ठीक है, और ये जिक्र 1916 में इन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में रजनी पामदत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे C.R. दास। अब यहाँ से आपकी परीक्षा में क्या प्रश्न बने हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 के अधिवेशन आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पे बिहार से जुड़े हुए अधिवेशन की बात हो रही है। पहला हमने देखा ही था कि बिहार का जो पहला अधिवेशन था वो बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ पे बात हो रही है वर्ष 1922 की। तो वर्ष 1922 की जब हम बात करते हैं तो ये अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था और चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में विधान परिषदों में शामिल होने के मुद्दे पर मतभेद हो गया था। अगला है वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की बात हो रही है। अभी पूर्व में मैंने आपको बताया भी था, कांग्रेस से पूर्व आयोजित संस्थाओं का जब हमने जिक्र किया था तो हमने बताया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ये संगठन या ये संस्था जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। इसमें एक नाम और आता है आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है
ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप सब जानते हैं ये अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 67 में लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बोला जा रहा है, यदि यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला होती तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला बोला जा रहा है तो इसलिए आप एनी बेसेंट को टिक करेंगे। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? जैसे कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे विनोबा भावे का नाम है, यहाँ पे CR दास का नाम है, विलियम बेडन का नाम है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम है। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कौन सी जोड़ी सही है। अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये वाला आपका बी विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप जानते हैं A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी है एनी बेसेंट। रजनी पाम दत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कही है? तो बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पे हो रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प। अगला, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जब हम बात करें, या दो और संगठन मैंने आपको बताए थे, लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन, ये तीन मैंने आपको बताए थे जिसकी स्थापना जो है वो आप कह सकते हो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह मेहता का नाम आता है, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है, ठीक है, KT तेलंग का नाम आता है और काशीनाथ त्र्यंबक का नाम आता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसका ई विकल्प सही होगा। एक से अधिक नाम इसमें सही हो रहे हैं, लेकिन यदि आपसे बॉम्बे एसोसिएशन सिर्फ पूछा जाए तो आप दादा भाई नौरोजी को टिक करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी कौन सी? इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती रही है तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ये सारे संगठन रहे हैं, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई विकल्प। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप जानते हैं बात होती है सरोजनी नायडू की, बात होती है वर्ष 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की, बात होती है कानपुर में हुए अधिवेशन की। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका सही जवाब है 72 सी विकल्प। तो ये आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए, और उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों का जवाब आपको देने में कहीं कोई असुविधा नहीं हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन के जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की बात करते हैं तो इसी को बोलते हैं उदारवादी चरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवादी चरण। उदारवादी चरण की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं उदारवादी जो थे इनको हम नरमपंथी भी कहते थे, नरमपंथी के नाम से जानते थे। उदारवादी नेताओं में जैसे कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, फिरोज शाह मेहता पूछे जाते हैं, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, कई बार स्ट्रेट प्रश्न क्वेश्चन हो जाता है कि इनमें से कौन नरमपंथी थे, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, ठीक है। ये कुछ लोग हैं, आनंद मोहन बोस हो गए, जो उदारवादी में आते थे, ठीक है। आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले भी इसी में आते थे। वर्ष 1905 ईस्वी से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जिसे उग्रवादी चरण कहते हैं, याद रखना है, जिसे उग्रवादी चरण कहते हैं। और उग्रवादी चरण में जो नेता रहे हैं प्रमुख रूप से लाल बाल पाल, ये तीन लोग, इनका नाम याद रखना है, और अरविंद घोष इसके प्रमुख नेता थे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की, ठीक है। पहला टॉपिक इसमें जो आता है वो आता है बंगाल विभाजन
और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की जब बात करते हैं, आप जानते हैं बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित करने की योजना थी। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित करने की योजना थी और दो भागों में विभाजित भी कर दिया गया। और इसके बाद जो पूर्वी बंगाल था, इसमें असम राज्य को मिला दिया गया और इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रांत जो है वो बना दिया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि जिले शामिल थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की घोषणा की। उसी के तुरंत बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का जो टाउन हॉल है, ठीक है, टाउन हॉल, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव यहाँ पे पास किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक घोषणा के साथ बंगाल विभाजन जो था वो लागू हो गया और कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बंगाल बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया, तो याद रखना है कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में ये प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद फिर बात आती है आचार्य प्रफुल्ल राय की, जिन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल केमिकल फैक्ट्री की इन्होंने स्थापना की। इसके साथ साथ स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिला वो संस्कृत के क्षेत्र में पड़ा। इस काल में जो महान राष्ट्रवादी थे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, मुकुंदास, सैयद अबू मोहम्मद, इन सभी ने अपने गीतों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से आंदोलनकारियों को प्रेरणा दी। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा और यही बाद में बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो बना। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में भी एक बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया और इसके प्रथम प्रधानाध्यापक अरविंद घोष नियुक्त किए गए। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी आप कह सकते हैं शुरुआत हुई। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि 1906 में ही कलकत्ता में हुए जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की और यहीं पर स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया। फिर बात आती है वर्ष 1907 की। वर्ष 1907 में अगला अधिवेशन आयोजित किया गया। कहाँ पे? ताप्ती नदी के किनारे जो है ये अगला अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में उग्रवादियों ने अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम प्रस्तावित किया, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया और 1906 में पारित चारों प्रस्ताव पर दोनों गुटों में मतभेद जो थे वो खुलकर सामने आ गए और इसकी परिणति प्रथम कांग्रेस विभाजन के रूप में हुई। इसके बाद बात आती है दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी के स्वागत में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिससे दिल्ली दरबार बोला गया और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन जो था वो रद्द हुआ था और 23 दिसंबर 1912 से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण देखने को मिलता है, क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रथम चरण देखने को मिलता है विशेष रूप से जब आप इसकी शुरुआत करते हो तो महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है चित्पावन। ठीक है, पुणे जिला आता है और पुणे जिला में चित्पावन नामक स्थान है। पुणे जिला के चित्पावन ब्राह्मणों को ही भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करने का
श्रेय जाता है। और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई, जहां पर एक पत्र निकलता था जिसका नाम था केसरी, और इस पत्र को निकालते थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही इसको उभारने का काम किया था अपने पत्र के माध्यम से। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि 1893 ईस्वी में गणपत उत्सव एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना इन्होंने प्रारंभ किया। और इसके माध्यम से ये जो धार्मिक कार्य थे, इन धार्मिक कार्यों की मदद से जो राजनैतिक लक्ष्य थे उनको साधने का काम किया गया। इसके साथ साथ फिर आप चापेकर बंधुओं का नाम सुनते हैं, जिन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट की जो है हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि केसरी ये जो पत्रिका थी लगातार राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने में लगातार मदद कर रही थी। और अंत में वर्ष 1908 ईस्वी में इनमें जो प्रकाशित लेख थे उन्हीं के आधार पर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की इनको सज़ा की घोषणा कर दी गई। इसके साथ साथ फिर कई सारे अन्य, जब केसरी समाचार पत्र पर जो है शिकंजा कसा, तो कई सारी अन्य संस्थाएं अस्तित्व में आईं, जैसे अनुशीलन समिति अस्तित्व में आती है। अनुशीलन समिति आप जानते हैं प्रमथ नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस का इसमें योगदान है। 1901 में ये अस्तित्व में आ जाती है और विशेष रूप से कलकत्ता में जो इसकी स्थापना हुई वो 1904 में होती है। ढाका में 1904 में स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना हुई और इसके द्वारा फिर क्रांतिकारी विचारों का आप कह सकते हैं लगातार प्रसार किया जाने लगा। और इन्हीं क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर बंगाल में जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, दूसरा नाम था खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी हो गए और खुदीराम बोस, इन दोनों ने वर्ष 1908 में अप्रैल माह में जो किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया, जिसमें उनकी हत्या तो नहीं हुई, एक असफल प्रयास कहा जाता है। और उसी के उपरांत प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। और आपको देखने को मिलता है कि खुदीराम बोस कम उम्र में फांसी पाने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे, पहले क्रांतिकारी थे। इसी के बाद आपको देखने को मिलता है अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? ये भी 1908 से संबंधित था। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत एक नाम आता है बारिंद्रनाथ। ठीक है, क्या नाम आता है? बारिंद्रनाथ को जो है ये आप कह सकते हो आजीवन कारावास की सजा हुई और अरविंद घोष को साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि गतिविधियां यहीं पे रुकी नहीं और ये गतिविधियां लगातार चलती रही। और 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन, जब लॉर्ड हार्डिंग, नाम किसका आता है? लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटेन के शाही राजवंश एवं अपने परिवार के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उन पर बम फेंका गया और वह बम बसंत विश्वास एवं मंथन नाथ द्वारा फेंका गया था। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के मुकदमे के तहत बहुत सारे लोगों को जो है फांसी दी गई, जिनमें बसंत विश्वास, नाम याद रखना है, बसंत विश्वास ये नाम आता है, बाल मुकुंद नाम आता है, बाल मुकुंद के साथ अवध बिहारी नाम आता है, अवध बिहारी, और अगला नाम आता है मास्टर अमीर चंद। इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और षड्यंत्र का भेद खुल जाने के पश्चात रास बिहारी जापान भाग गए थे। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आप जानते हैं पंजाब में भी क्रांतिकारी जो आतंकवाद है उसकी शुरुआत हुई। वर्ष 1904 में भारत माता सोसाइटी में इसकी शुरुआत हुई, जिसकी अध्यक्षता, जिसमें मुख्य भूमिका जतिन मोहन चटर्जी ने निभाई थी। फिर आपने देखा कि वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में भी गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की
तो इस तरह से आपने देखा कि लगातार ये क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी वो चलती रहीं। आगे चल के आपको देखने को मिलता है वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया, और इसी तरह से कई सारे अन्य संस्थाओं की स्थापना लगातार होती रही। फिर आपने देखा कि वर्ष 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के सलाहकार जो थे, जिनका नाम था कर्जन वायली की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। अंततः ढींगरा को फांसी की सज़ा भी हुई। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में आपने सुना होगा कि यूरोप के विभिन्न देशों में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने ही जर्मनी में वर्ष 1907 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और इसी सम्मेलन में इन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा था, जिनमें हरा, पीला और लाल कलर होते थे, ये ध्वज फहराया और पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। तो इस तरह से बहुत सारे नाम जुड़ते हैं। जैसे गदर आंदोलन की बात करें तो अमेरिका से जुड़ता है। तो बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, अलग अलग संस्थाओं की बात आती है इसमें। तो यही आपको पता होना चाहिए कौन कौन से संस्थाएं हैं, किसके द्वारा स्थापना की गई, एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे विदेशों में संचालित जो क्रांतिकारी संगठन थे, जैसे पेरिस इंडिया सोसाइटी की बात करें तो संबंधित है 1905 में, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये भी संबंधित है 1905 में। संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। स्थान कौन सा था? इंग्लैंड। अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1907 से संबंधित है। तारकनाथ दास ने अमेरिका में इसकी स्थापना की। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में स्थापित हुआ। सोहन सिंह भाखना ने इसकी स्थापना की अमेरिका में। अगला आता है गदर पार्टी, 1913 में स्थापित की गई। लाला हृदयलाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला ने सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार की स्थापना 1915 में हुई। राजा महेंद्र प्रताप ने इसकी स्थापना की। कहाँ पे की गई? अफगानिस्तान में। अगला आता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान में इसको स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज 1942 में मोहन सिंह ने जापान में स्थापित किया। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध की शुरुआत। इसके साथ साथ कई सारे अन्य समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, जैसे युगांतर, संपादक थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वंदे मातरम नामक पत्रिका थी, अरविंद घोष निकालते थे। भारतमाला अजीत सिंह निकालते थे। इंडियन सोशलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा निकालते थे। वंदे मातरम मैडम कामा से संबंधित है। गदर लाला हृदयलाल से संबंधित है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर से संबंधित है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष से संबंधित है। वर्तमान रणनीति बारिंद्र कुमार घोष से संबंधित है। पथेर दाबी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। बम मैनुअल पी.एन. बापट से संबंधित है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास से संबंधित है। और संध्या ब्रह्मा बंदोपाध्याय से संबंधित है। तो ये कुछ समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, और उनके संपादक दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है भारतीय क्रांतिकारी संगठन। भारतीय क्रांतिकारी संगठन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय क्रांतिकारी संगठनों में जैसे मित्र मेला 1904 में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? बीडी सावरकर, गणेश सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में। अनुशीलन समिति 1901 में स्थापित की गई, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रथम नाथ मित्र, पुलिन दास और सचिन बोस द्वारा। कहाँ पे? बंगाल में। अभिनव भारत समाज 1906 में बीडी सावरकर द्वारा स्थापित की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित की गई, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापित की गई, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। युगांतर 1906 में स्थापित की गई, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। और
अंजुमन ए मोहिशबान ए वतन 1910 में सरदार अजीत सिंह द्वारा स्थापित की गई। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कौन सी पत्रिका, कौन देखते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आवश्यक है कि आप नज़रें बना कर रखें जिससे कोई भी प्रश्न यहाँ पे गलत ना हो। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे आपने 3 फैक्ट देखें, जैसे एक आपने देखा समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूसरा आपने देखा क्रांतिकारी संगठन, और तीसरा आपने देखा विदेशों में संचालित क्रांतिकारी संगठन। फिर आपने कामागाटा मारू, ठीक है, ये जापानी जहाज़ के बारे में आपने सुना होगा। आपको पता होगा इस जापानी जहाज़ को बाबा गुरुदत्त सिंह, याद रखना है नाम, बाबा गुरुदत्त सिंह, बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था और यह पहले कनाडा पहुंचा। उसके बाद ये जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा और बजबज नामक उस समय बजबज नामक एक बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ पर इसकी तलाशी ली गई और यहाँ पे संघर्ष हुआ। कनाडा में इन यात्रियों के पक्ष में हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और कुलवंत सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन हुआ। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, जैसे आपको पता होगा कि कुछ नारा दिया गया था, जैसे स्वराज का नारा, स्वराज का नारा यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने दिया, परंतु कांग्रेस के मंच से इसकी मांग दादा भाई नौरोजी द्वारा उठाई गई। उसी तरह लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो शेरे पंजाब के नाम से इनको जाना जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा आर्य समाज दोनों से ये संबंधित रहे हैं। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ष 1905 में कांग्रेस ने जो स्वराज प्रस्ताव पारित किया था उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अब आइए इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि इनसे जुड़े हुए कौन से प्रश्न थे जो आपको ध्यान देने हैं, जो आपको करने हैं। तो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ, एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी और प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रश्न देखते हैं तभी हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। तो आइए अब प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं और प्रयास सबका होना चाहिए कि ज़्यादातर प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आपको आएँ, उसका जवाब आप सही दें। और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप 1 से 2 बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो प्रश्नों का ज़्यादातर प्रश्नों का जो जवाब होगा वो आप सही ही हमें उपलब्ध कराएंगे, सही जवाब ही हमें आप देंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको हम। देखो, पहले सभी प्रश्नों को एक साथ रख लेते हैं और उसके बाद मैं बात करता हूँ। पहले सभी प्रश्नों को रख लें, जैसे 1 से लेके 7 तक 6 तक वहाँ रखे गए, उसके बाद यहाँ रख लेते हैं। इससे अभी तक 11 प्रश्न पूछे गए हैं, लेटेस्ट जो पूछे गए हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे पहला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला प्रश्न क्या है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी विकल्प सही उत्तर है। दूसरा, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आप सब जानते हैं कि ये जो आंदोलन था ये था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, सी विकल्प इसका सही उत्तर है। तीसरा है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी, जिसमें 3 कलर भी मैंने बताए, लाल, पीला और हरा, तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था, तो मैडम कामा की जब बात आती है तो मैडम कामा ने इसको फहराया था स्टुटगार्ट में। अगला है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो ये नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया,
बात हो रही है कर्नल वाइली की, तो आप जानते हैं मदन लाल ढींगरा को जो है ये यहाँ पे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो याद रखिए 19 जुलाई 1905 को ये हुआ, तो ये विकल्प सही उत्तर है। अगला है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला आ जाता है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो आप याद रखिएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, अभी लास्ट में मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, तो इसका सही विकल्प है बी विकल्प। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास जो किया गया था वो वर्ष 1909 में किया गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप याद रखिएगा ये हुई थी वर्ष 1909 में। तो यहाँ पे इतने सारे फैक्ट थे जो आपके क्लियर हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे मनोबल मिलेगा, आपको यहाँ पे बेहतरी मिलेगी कि आप में कुछ अपडेट हो रहा है, आपकी चीज़ें कुछ सकारात्मक जा रही हैं, क्योंकि ये प्रश्न कहाँ पे हैं, ये प्रश्न आपकी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको यहाँ पे बेहतर करना है, आपको 100% एफर्ट देना है। अब यह क्लास आपको जैसे 8 बजे है नियमित मिलेगी, पहले दिन इसलिए नहीं मिल पाई थी कि रिकॉर्ड तो हुई थी लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, माइक का कुछ इशू था, वॉइस नहीं आ रही थी और उससे दोनों कक्षाएं आपकी ख़राब हुई थी, और दूसरे दिन संयोगवश मैं क्लास बना नहीं पाया था। लेकिन अब आपसे रेगुलर है, तो 8 बजे आप इस क्लास को देख रहे हैं, नियमित 8 बजे जुड़े रहना है, सोमवार से शनिवार नियमित जुड़े रहना है, और सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो कल सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।